नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से उपद्रव जारी है। स्थिति यह है कि विभिन्न जिलों में और खास करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुद्दा था क्या? सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के। उस पर मैं विस्तार से अंत में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब भारत में उसको लेकर के क्या हो रहा है, देखिए, कहते हैं कि पड़ोस में यदि आग लगा है तो धुआं तो आपके घर तक पहुंचेगा ही। यही कुछ हो रहा है बांग्लादेश और अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल, भारत के एक राज्य को लेकर के। यहां पर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनके एक बयान ने पूरी तरह से देखेंगे भारत की राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये कहती हुई नजर आई हैं कि वहां जो भी उपद्रव हो रहा हो या वहां से जो भी लोग सताए गए हों, जो भी परेशानी में हो, यदि वो शरणार्थी बन के भारत आते हैं, और भारत आते हैं मतलब पश्चिम बंगाल आते हैं, तो वे पश्चिम बंगाल में उन्हें शरण देंगे। अब देखिए, जहां एक तरफ लगातार जो है भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीमा पार से घुसपैठ तेज हो रहा है या हम और शरणार्थियों को नहीं ले सकते हैं, हमारे पास संसाधन की कमी है, लेकिन उस बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयानबाजी आता है, फिर निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराहट तेज होता हुआ दिखेगा और शरणार्थियों के मुद्दे से जाकर के आपका ये टॉपिक जुटेगा। इंटरनेशनल रिलेशन भी यहाँ पर आ जाएगा, तो जीएस का पेपर 2 जो है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो निश्चित तौर पर घुसपैठ की समस्या आती है, इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मसला हो जाता है। इसीलिए जीएस का पेपर 3 जो इंटरनल सिक्योरिटी का है वहां भी आपके लिए जरूरी होगा। देखिए, हर जगह ये आपको चर्चा में दिखेगा। इन्होंने क्या कहा, देखिए, इन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे संकट में आए बांग्लादेशियों के लिए सदा ही खुले हुए हैं। इनके इसी बयानबाजी को लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने यह कहा है कि यह जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की गई है, एक समुदाय विशेष को लुभाने की कोशिश की गई है, वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को ताक पर रखते हुए इस तरह से बातें की जा रही है। बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को मदद की घोषणा भी की और अपने राज्य के दरवाजे खुले रहने की इन्होंने बात भी कहा। मानवीय आधार पर इन्होंने कहा कि देखिए, हम इंसान हैं और अगर कोई व्यक्ति हम तक आता है शरण मांगने के लिए तो मानवीय आधार पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का इन्होंने हवाला भी दिया कि यूएन भी ये कहता है कि अगर आप शरणार्थी आपके यहाँ आते हैं तो आप उसके रखरखाव की बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए। तृणमूल कांग्रेस की वार्षिक शहीद दिवस रैली में ये बोल रही थी, उसके दौरान ही इनके द्वारा ये कहा गया और यहाँ पर देखिएगा इनके एक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा भी यह जानकारी दिया जाता है। अशांत क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव भी है, जिसकी चर्चा इन्होंने उस संबोधन के दौरान कहा भी। मुख्यमंत्री ने बंगाल के उन निवासियों को हर संभव सहयोग को आश्वासन दिया जिनके रिश्तेदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बढ़ती हिंसा के कारण फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अगर बॉर्डर देखेंगे तो साझा करता हुआ नजर आएगा आपको। और होता क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में बेटी रोटी का रिश्ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पश्चिम बंगाल के हैं वहाँ बांग्लादेश में जाकर के रहते हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में आकर के रोजगार वगैरह के लिए रहते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो गए थे वहाँ पर बांग्लादेश में, बंगाल के, अब वहां पर जाके वो फंस गए हैं। चूंकि हिंसात्मक गतिविधि जो है, उग्रवाद जो है तेज हो गया है, इसलिए आवाजाही बंद कर दिया है। भारत सरकार ने भी इसको लेकर के अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया था पहले ही कि अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें। वे बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में आए थे लेकिन घर लौटने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी आश्वासन ममता बनर्जी ये देती हुई नजर आई कि आपके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। अगर आप बांग्लादेश के हैं और भारत में फंस गए हैं, घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, तो हम आपके मानवीय आधार पर आपकी मदद करेंगे, आपको इससे परेशान नहीं होना। ये अच्छी बात भी है। देखिए, यहाँ पर जो है तकरीबन 1000 के आसपास छात्र जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। कहां पर, देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति करके कुछ जानकारी दिया है। क्या जानकारी दिया है, देखिए, पिछले 4 दिनों में 1062 छात्र पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं। ये छात्र कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रवेश किए हैं तो शरणार्थी के तौर पे या घुसपैठिए के तौर पे ही आए होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इन सब ने प्रवेश कहाँ से किया है? तो घोजा डांगा, गेडे और महादीपुर स्थित 3 जो जमीन से लगता हुआ सीमा है
उसके द्वारा भारत में ये लोग प्रवेश किए हैं। इन छात्रों में 901 भारतीय हैं और बाकी नेपाल के हैं, भूटान के हैं और बांग्लादेश के छात्र भी हैं। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, वहां के लोग यहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे वापस आ गए हैं। नेपाल के भी हैं, पड़ोसी देश के हमारे, भूटान के भी हैं, तो वे भी भारतीय सीमा में आ गए हैं। अब क्या है मसला, देखिए बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के बवाल मचा था। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पूरे देश की हालत क्या है, शहर शहर जल रहा है। और खास करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति बना हुआ है, क्योंकि कर्फ्यू पिछले कुछ दिनों से लगा हुआ है, आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ढाका एक तरह से आप ये समझिए कि सील हो गया है, पूरा बॉर्डर पैक हो गया है। तो शहर में रहने वाले लोग जो हैं ढाका में, उन तक जरूरी जो है खाद्य पदार्थ सामग्री, खास करके छोटे नवजात बच्चों के लिए दूध वगैरह जो चीजें की आवश्यकता पड़ती है, वह भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो संकट जो है वह बांग्लादेश में गहराता हुआ नजर आ रहा है। और भारत चूंकि पड़ोसी देश है, तो भारत का बांग्लादेश के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा है। और खास करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अगर इनके बीच रिश्तों को देखेंगे तो बड़े मित्रतापूर्ण इनका संबंध रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत की नजर उस पर बनी हुई है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हिंसक झड़प हो रहा है। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के बच्चों के लिए 30% सरकारी पद, महिलाओं के लिए 10%, विशिष्ट जिलों के निवासियों के लिए 10% पद आरक्षित हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर आरक्षण एक ऐसा विषय है ना, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं जलता है। दुनिया के किसी भी देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक रंग ले लेता है। तो जैसे ही आरक्षण का राजनीतिक रंग हो गया, तो पार्टियां जो है वोट बैंक के रूप में उसका इस्तेमाल करने लग जाती है और फिर निश्चित तौर पर परेशानी होने लग जाता है। यहां पर क्या हुआ, कुछ ऐसे जिले हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जहां पर उपद्रव ज़्यादा होता है बांग्लादेश में, जो सीमावर्ती जिले हैं, जो आप कह सकते हैं बहुत विकसित नहीं हैं, बांग्लादेश के हिसाब से कह रहा हूं, वहां के निवासियों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 10% आरक्षण क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यह तय कर दिया गया। फिर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, क्योंकि महिलाएं जो है समाज के वंचित वर्ग से आती हैं। समावेशी विकास अगर आपको चाहिए तो महिलाओं को विशेष प्रावधान करके, छूट दे करके मुख्य धारा में शामिल करना ही होगा। इसके लिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। और महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, वुमेन को 10%। ये भी तो चलिए 10% इसे भी लिख देते हैं। लेकिन यहां तक तो चलिए ठीक रहा, मसला फंसा कहां, स्वतंत्रता सेनानी। ध्यान से समझिए, भारत में भी तो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आजाद कराया, तो उन्हें भी कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, कहीं कहीं नौकरियों में छूट दिया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि जो 1971 के आसपास की बात है, उसमें स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़े थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ये फ्रीडम फाइटर वाला मामला है। तो यहां पर जो है 30% आरक्षण दिया गया है। अब ये जो है यह पूरी तरह से विवाद का कारण बना है। अगर आप देखेंगे तो 50% तक आरक्षण यूं ही इससे पहुंच जाता है। इस वजह से परेशानी बना हुआ है। बांग्लादेश के शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को विवादास्पद सिविल सेवा भर्ती नियमों को वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बात किया जा रहा है, हाई कोर्ट का यह निर्णय था आरक्षण का, उसे वापस कर दिया गया है। इससे विश्वविद्यालय के छात्र नेता शांत नहीं हुए, लेकिन उग्र जो हुआ है, तो कहा जा रहा है कि राजनीति प्रशस्त है, राजनीतिक रूप से इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये हंगामा जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस योजना के खिलाफ प्रदर्शनों ने देशव्यापी झड़पों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता क्या है, एक नजर उसे देख लेते हैं। 17 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते को मंजूरी दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी चीजें करंट का होगा, लेकिन ये स्टैटिक है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। यह न्याय संगत जिम्मेदारी साझाकरण के लिए एक रूपरेखा है और शरणार्थी स्थितियों का एक अस्थायी समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर शरणार्थी हैं और इससे समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगा। सिर्फ एक देश के काम करने से यह नहीं हो सकता है। इसीलिए यूएन ने इसको लेकर के रेजोल्यूशन पास किया। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या है? मेजबान देशों पर दबाव कम करना, ठीक है, पहली चीज तो यह हो गया। दूसरा यह शरणार्थियों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना,
कोई भी शरणार्थी अगर दूसरे देश में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस देश में वो जाएंगे वहां की सरकार के लिए एक तरह से वो समस्या निश्चित तौर पर क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई घर है, वहां पर 10 लोग पहले से रह रहे हैं, तो राशन पानी सब कुछ तो 10 लोगों के लिए है, लेकिन एक्स्ट्रा 7 लोग और आ गए, ठीक है, तो फिर अब जो खाना 10 लोगों के लिए बना था वो बाकी 7 में भी जाएगा, तो 17 लोग खाएंगे, तो जाहिर सी बात है समस्या तो उत्पन्न हो जाएगा। व्यक्ति बढ़ गया, संसाधन तो उतना ही है। तो भारत के लिहाज से देखेंगे तो अगर बांग्लादेश के लोग यहाँ शरणार्थी बन के आते हैं तो समस्या तो होगा। रोहिंग्या मुसलमान में तो ऐसा ही हुआ ना, जो म्यांमार से आए थे, भारत में बहुत सारे एंट्री लिए और बहुत सारे बांग्लादेश में आ गए म्यांमार से। इसको लेकर के बांग्लादेश और भारत दोनों में परेशानी बढ़ा। भारत में देखे होंगे आतंकवादी घटनाक्रम तक हुआ, उसमें रोहिंग्या मुसलमान तक का नाम आया। तो यही सारी परेशानियां हो जाता है, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था करना कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। तीसरे देश के संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करने की भी बात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा और सम्मान के साथ वापसी के लिए मूल देशों में समर्थन की स्थिति, जो शरणार्थी यहां आए हैं, कोशिश किया जाना चाहिए कि जिस मूल देश के हैं, जहां के वो निवासी हैं, उनसे बात करके जब स्थिति सामान्य हो जाए तो वहां फिर से उन्हें पहुंचाया जाए। तो ये पूरी तरह से पूरी व्यवस्था है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। अभ्यास प्रश्न एक देखते हैं। अभ्यास प्रश्न एक देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर हिंसा हुई है? फिलहाल को लेकर के बात किया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी के बयान पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को या पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी को इस बात पर बोलना चाहिए था, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी शरणार्थी आ जाएंगे हम उन्हें जगह देंगे, तो क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि भारत सरकार को इसमें इन्वॉल्व करते, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला हो जाता है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।